बने हुए हैं साबका मेंबर पार्लियामेंट राजदेव सिंह खालसा, जो कि बड़ी उच्ची सुच्ची शख्सियत हैं। इनसे पूछेंगे देश का विभाजन के बारे में। खालसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत मेहरबानी जी। खालसा जी, आप बहुत पुराने राजनीतिक लीडर हो। देश का विभाजन जब हुआ उस वक्त कैसा मंजर था, कैसी परिस्थितियाँ बनी हुई थी? देखिए, वहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई थी कि वहाँ पर जो कांग्रेस हुकूमत थी, जो जहाँ की भारतवर्ष की, और वहाँ पर मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, जो दूसरा पंजाब था और सिंध प्रोविंस था और सरहदी सूबा था और बलोचिस्तान था। तो वहाँ पर मुस्लिम लीग की जो हुकूमत थी जी। तो परिस्थितियाँ ये बनी हुई थी कि भारतवर्ष में जो कांग्रेस थी, इसकी नीति ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को भारत में ही रहने दिया जाए जी। ताकि कल को उनको वोट बैंक के तौर पर कांग्रेस बरत सके। जी। क्योंकि उस समय जो हेगड़ेवार थे, वो उन्होंने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना लिया था, गोलवाकर उनके शागिर्द थे और थे, तो उनको ये था कि यदि कल को आंधी चल पड़ती है हिंदुइज्म की, हिंदुत्व की, तो उसके लिए हम वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों को बरत सकें। जी। और इन लोगों की उस समय जो एज है, जो उम्र है, ये कांग्रेस के नेताओं की 50 से ऊपर हो चुकी थी। जी। इनको बहुत जल्दी थी, ये चाहते थे कि शीघ्र के शीघ्र जो है ये हुकूमत की तब्दीली हो जाए और उसके बाद हम बरसरे इक़्तिदार हो जाएं, हुकूमत में आ जाएं। जी। तो हुकूमत में आने के लिए इन्होंने जो है मार्च जो 1946 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसमें टू नेशन थ्योरी को मान लिया था। जी। ये जो बंटवारा था, जो विभाजन था, जो तकसीम था, ये अंग्रेजों ने नहीं कराई। जी। इस तकसीम के लिए ज़्यादा तौर पर कांग्रेस जिम्मेवार थी। जी। तो उनका मतलब मुसलमानों को वोट बैंक बरतना का था। जी। तो जो मुस्लिम लीग थी, वहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। उन्होंने एक ऑफिस मांगा था कांग्रेस से, महात्मा गांधी से, या तो मेरे को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दो या मेरे को देश का वजीर आजम बना दो। उन्होंने कहा यदि आप वजीर आजम जो है देश का प्रधानमंत्री है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाना चाहते हैं, तो मेरे को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दो। तो महात्मा गांधी ने कहा कि आप अध्यक्ष की बात करते हैं और वजीर आजम की बात करते हैं, आप तो चपड़ासी रहने के काबिल नहीं हैं। जी। ये बात से फिर उसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं पाकिस्तान बनाकर रहूँगा। जी। और ये पाकिस्तान जो थे अंग्रेजों की देन नहीं है, ये पाकिस्तान कांग्रेस की जो है वो उनकी देन है। इनकी दोनों गुटों के विवाद की देन है। हाँ, दोनों गुटों के विवाद की देन है। और कांग्रेस ने कंसीड किया, उन्होंने माना कि दो नेशन थ्योरी है, हिंदू अलहदा हैं और जो मुसलमान हैं वो अलहदा है। जी। तो ऐसे समय में जो पंजाब में जो कत्लेआम हुआ, पंजाब में बड़ा फसाद हुआ, ये मार्च 1947 से शुरू हुआ। मार्च 1947 में एक सिखों में से सरदार उजल सिंह थे, जो कि उस समय रावलपिंडी में रिहाइश रख रहे थे। वो बड़े दानी भी थे, बहुत अच्छे जो व्यक्ति थे, और सिख जो थे श्रद्धावान थे। तो उनकी कोठी पर रावलपिंडी पे जो है एक मुस्लिम लीग के हजूम ने हमला किया। उस मुस्लिम लीग के हमले में बड़ा नुकसान हुआ और उसके बाद मुस्लिम लीग ने सिखों के घरों पे हमले किए रावलपिंडी में। रावलपिंडी जो थी वो जो पंजाब व पाकिस्तान में है, वो लाहौर से कोई 375 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। 375 किलोमीटर जो आज के हम लगाएं तो लाहौर से रावलपिंडी है। ये रावलपिंडी महाराजा रंजीत सिंह के राज में भी थी। तो जो खालसा राज का हिस्सा थी, तो वहाँ पर सिखों की एक आबादी थी। बेशक वो कम संख्या में थे, मगर वो तादाद उनकी काफ़ी थी। और सिख वहाँ के थे, वो आर्थिक तौर पर जो थे भी अमीर भी थे। सरदार उजल सिंह जो थे एक अमीर सिख थे। जब उन पर वहाँ पे हमला हो गया, आक्रमण हो गया,
तो वहाँ पर पुलिस चुपचाप रही, जी उन्होंने कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। तो उनका ना करने से उसके रिएक्शन में पटियाला में जो था वो फसाद हुआ। जी उन्होंने जो मुसलमान थे पटियाला के, वो पटियाला के मुसलमानों पर कई जगह पे हमले किए, जी बरनाला में भी हमले हुए अच्छा और पधौड़ में भी बड़ी तादाद में हमले हुए। जी शहना जो अंग्रेजों की हुकूमत में था, क्योंकि बरनाला व पधौड़ पटियाला रियासत का हिस्सा था, जी मगर जो शहना था वो पंजाब की अंग्रेज हुकूमत का हिस्सा था। जी तो वक्तगढ़, पोतना, टलेवाल और कैरे गांव में, ठिकरी वाला गांव में बड़ी तादाद पे जेड़े जो है वो मुसलमानों पर भी हमले हुए। ये दंगा फसाद खालसा जी कितना टाइम चला और क्या कोई आपके परिवार का भी शहीद हुआ? हाँ जी, मेरे परिवार में से मेरी 2 सकी बुआ जो मेरे पिता की सकी बहनें थी, उनमें से एक लायलपुर में शादीशुदा थी और दूसरी सियालकोट में शादीशुदा थी। जी और जब ये हमले शुरू हुए तो रावलपिंडी के बाद एकदम लायलपुर में हमले शुरू हो गए, जी क्योंकि लायलपुर में हिंदू और सिख बड़ी तादाद में बस रहे थे। जी बेशक वो मुस्लिम बहुगिनती इलाका था। जी सियालकोट जो कि पंजाब का एक बड़ा जो था शहर था, उसमें भी हिंदू और सिख बड़ी गिनती में बस रहे थे और उनमें से कई अमीर भी थे। जी लायलपुर में भी जो अमीर थे उन पर सिखों पर हमले शुरू हुए। जी तो इस हमले में वो जब लाहौर की तरफ आ रहे थे लायलपुर के से, तो उनके लाहौर के नज़दीक रेलवे फाटक क्रॉसिंग पे उन पर बड़ा करना हुआ और उसमें मेरी बुआ और उनका तमाम परिवार जो था वो मारा गया था। एक 1.5 साल का बच्चा था जो बच गया था, जिसको मेरे पिता लेकर आए और उसको अस्पताल में दाखिल कराया, मगर वो भी जख्मों की ताबना सहारता हुआ जहाँ पर मौत हो गई थी उसकी। जो सियालकोट से वो जम्मू की ओर बढ़ रहे थे, उनके रणवीर सिंहपुरा जो अब जम्मू प्रोविंस में है, वो सियालकोट के बिल्कुल साथ है। बॉर्डर उसके साथ जो जम्मू का बॉर्डर है रणवीर सिंहपुरा में लगता है। तो क्रॉसिंग करते हुए उनको मेरी 3 बुआएं थी, उनमें एक बुआ तो जम्मू में दाखिल हो गई, दूसरा परिवार जो था वो सारा मरा। तो कौन सी जो हमला कर रहे थे कौन सी कम्युनिटी के लोग थे? वो मुसलमान थे जी, जो उसमें हमला कर रहे थे वो मुसलमान थे और जो उस समय की मुस्लिम लीग हुकूमत थी उनको समर्थन हासिल था और पुलिस और जो फौज थी उनकी मदद कर रही। ठीक है, ये कांग्रेस के कारकुन या आरएसएस के कारकुन या और किसी के अपने कारकुन कोई बचाव में नहीं आए? कांग्रेस या आरएसएस तो उस समय थी नहीं जी, उसकी तो प्रेजेंस जो किसी भी तरह नहीं थी, मगर जो ये थे कांग्रेस के थे तो कांग्रेस ही वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर या तो मुसलमान थे या हिंदू थे या सिख थे। जी उस समय कोई नहीं मानता था कि मैं कांग्रेसी हूँ। जी जो इधर के थे या पाकिस्तान को जो इलाका मिल गया वो अपने आप को मुस्लिम समझते थे, इधर ले जो थे वो हिंदू समझते थे। ना कोई कांग्रेस कारकुन था, ना कोई आ सकता था, ना कोई है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस समय था ही नहीं, मामूली जगह पे था, इसलिए उसके आने का कोई प्रश्न नहीं था। परंतु जहाँ पर अंग्रेज अफसर होता था, फौज का होता था और अंग्रेज अफसर की ड्यूटी होती थी, वहाँ उन्होंने किसी का कत्ल नहीं होने दिया जी, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना हिंदू का। अंग्रेज अफसर में? अंग्रेज अफसर। अच्छा, तो उन्होंने उसी समय गोली का हुक्म कर देते थे। और ये वहाँ पर मशहूर था कि जो रेलवे स्टेशन लाहौर पर पहुँच गया, वहाँ पर अंग्रेज मिलिट्री लगी हुई थी। जब रेलवे स्टेशन लाहौर पर पहुँच जाता था कोई सिख या हिंदू, तो उसका बचाव हो जाता था, क्योंकि अंग्रेज फौज जो थी वहाँ पर गोली चलाने के लिए तैयार रहती थी, वो उसी समय गोली चला देती थी यदि कोई हमला करता। मगर लाहौर की गलियों में, लाहौर के शहरों के बाजारों में औरों में वो मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और मुस्लिम लीग का सर सिकंदर खान जो पंजाब का वजीर आजम था, जो पंजाब का मुख्यमंत्री था, चीफ मिनिस्टर था, और वो मुस्लिम लीग में रल गया था।
यूनाइटेड पार्टी को छोड़कर, तो उसने तो तमाम जो पुलिस थी और फौज थी जो विभाजन में पाकिस्तान के हिस्से में आई थी, वो कत्लेआम में शरेआम हिस्सा ले रही थी। जी। तो यही बात जो थी वो इधर की ओर हो गई, जो जहाँ के पंजाब में जो ये कत्लेआम है ये रिएक्शन के प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। असल में शुरुआत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया। 15 अगस्त के दिन तो ये आज़ादी दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये अपने दंगा फसाद शुरू कब से हो गया था? ये मार्च 1947 से शुरू हुआ था और इसमें 10 लाख लोगों की जान गई थी। अच्छा। तो 15 अगस्त 1947 तक तो जो 95% 95% जाने जा चुकी थी, उसके बाद तो मामूली जाने गई हैं, क्योंकि उसके बाद जो है वो इकड़ दौड़ हुई हैं। उसके बाद जो अंग्रेज हुकूमत थी उसने मौका संभाल लिया था और इनके हाथ से ले लिया था। जिन्होंने मरना था मर गए थे, जिनका उजाड़ा होना था उजाड़ा हो गया था, जिनकी बर्बादी होनी थी वो बर्बादी हो गई थी। तो उसके बाद तो कोई ज़्यादा बड़ी गिनती में जो है फसाद नहीं हुए, उससे पहले हुए। ये थे अपने साबका मेंबर पार्लियामेंट राजदेव सिंह खालसा, जिन्होंने आज 15 अगस्त के आज़ादी दिवस पर देश के विभाजन के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। खालसा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मेहरबानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलो।